गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह। अंबेडकर किसके हैं? दलितों के या उन राजनीतिक पार्टियों के जो उनके नाम पर राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं? अगर अंबेडकर सबके हैं तो फिर दलित कहां गए? अंबेडकर की जयंती पर सब उनकी जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन यह जयकार कम लग रही है, दलित वोटों की राह ज्यादा। 2027 चुनाव करीब है। क्या इस वजह से नेताओं के दिलों में दलित वोटों की दस्तक शुरू हो गई है? सियासी पार्टियां अपने अपने दलित वोट बैंक को साधने की जुगत में लग गए हैं। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पिच पर जाकर बैटिंग नहीं करना चाहती, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही कई मुद्दों पर मजबूत घेरेबंदी की है और हाल ही में वक्फ के मुद्दे पर भी एक्टिव रही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि बीजेपी को जातिगत राजनीति के पिच पर खींच लाए। इसी वजह से रामजीलाल सुमन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है। अंबेडकर जयंती पर उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल दलित वोटरों को लुभाने में जुटे हैं। बीजेपी ने राज्य भर में कई कार्यक्रम का ऐलान भी किया है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने, जो कि सूबे के सीएम हैं, उन्होंने कांग्रेस पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। बड़ा सवाल, क्या राजनीतिक दल अब ऑपरेशन दलित में लग गए? जरा सुनिए कि अलग अलग दलों की ओर से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर ने जो सपना देखा था, सामाजिक न्याय के लिए संविधान में जो व्यवस्था की थी, उसको भी पीठ में छुरा भोंककर उस संविधान के उस प्रावधान को तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। अभी आपने भी समाचारों में सुना होगा, कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने टेंडर में भी अब एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार छीन करके धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। और फिर मैं कहता हूं, ये सेना भारतीय जनता पार्टी की है। ये प्रशासन शासन के इशारे पर इस तरह का नंगा नाच हुआ है। ये जो कुछ आपको विजुअल्स दिखाई दिए हैं, तलवारें खुली और तमाम लोग लाठी लेकर के गए, वो भाषा किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जान मारने की धमकी दे रहे हो, जान लेने की धमकी दे रहे हो? क्या आपकी जान ले लेंगे और संविधान और कानून पर चलने वाले लोग क्या कर रहे हैं? आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है कि अगर कोई किसी को मारने की धमकी दे रहा है तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि कार्रवाई हो? और आप कल्पना कीजिए कि जहर कितना घोला है इन्होंने। एक सामान्य परिवार के लोग जो कारोबार में भी बहुत सामान्य हैं, उनके अंदर इतना जहर घोल दिया कि वो तलवार लेकर के निकल पड़े कि जान ले लेंगे। पालन करने का प्रयास किया, व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। इस कांग्रेस से समाजवादी पार्टी बाबा साहब के जीते जी तो ये लोगों ने अपमानित करते रहे, और उनके न रहने के बाद उनके मूल्य और आदर्शों को कहीं स्थापित न होने पे, इसके लिए इन्होंने कार्य किया। बाबा साहब का स्मारक दिल्ली में नहीं बनने दिया। ये समाजवादी पार्टी कहती थी कि बाबा साहब का कहीं स्मारक बनेगा तो हम उसको तोड़ेंगे। क्या क्या घोषणाएं ये लोग करते थे। तो अंबेडकर किसके हैं? इससे पहले कि हम प्राइम डिबेट की शुरुआत करें, कुछ अहम सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 1, प्राइम टाइम एजेंडा का जो सवाल नंबर 1 है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या आज की राजनीति और उनकी सामाजिक समानता न्याय की ओर बढ़ रही है? सवाल नंबर 2 बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि हम अंबेडकर की बात कर रहे हैं। क्या पार्टियां अंबेडकर की सोच को सही मायने में अपनी नीतियों में शामिल भी कर रही हैं कि सिर्फ इसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है? सवाल नंबर 3, क्या दलितों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए पार्टियां कुछ कर भी रही हैं या सिर्फ बड़े बड़े भाषण चल रहे हैं? सवाल नंबर 4, जो बहुत अहम है आपके लिए जानना, कि शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के बावजूद दलित युवाओं को चुनौतियों का सामना आखिर क्यों करना पड़ रहा है? आज अंबेडकर जयंती के मौके पर हर राजनीतिक दल ने निकाला, सभी ने अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त किए, श्रद्धांजलि दी, और अंबेडकर के मूल्यों को लेकर, उनके न्याय के तरीके को लेकर, जिस तरह से उन्होंने सामाजिक विकास की बात की, सभी पार्टियां अब इस पर बात कर रही हैं। लेकिन सवाल बार बार यही खड़ा होता है, क्या सिर्फ अंबेडकर के सहारे दलित वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है? क्या सिर्फ दलित वोटों को अपनी ओर करने के लिए दलितों की बात हो रही है? समाजवादी पार्टी रामजीलाल सुमन के मसले पर बहुत मुखर है। क्या वजह यह है कि वो एक दलित हैं?
और अगर अंबेडकर की इतनी ही इज्जत, इतना ही सम्मान है, जो दलित वर्ग है राजनीतिक दलों की आंखों में, अगर उनके लिए सम्मान है, तो क्यों अभी तक हमारे देश का दलित उन्नति, तरक्की और विकास नहीं कर पाया है? वो क्यों मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है? सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक समानता की बात करते हैं, लेकिन क्या ये राजनीतिक दल अपनी नीतियों में उन्हें शामिल भी कर रहे हैं? सिर्फ फूल चढ़ा देने भर से, श्रद्धांजलि देने भर से क्या अंबेडकर साहब की सीख को हम आत्मसात कर पा रहे हैं? अपनी नीतियों में शामिल करने की बात तो राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन क्या नीतियों में शामिल है? एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है जो अब ये बात करेगा, जो ये डिबेट करेगा कि आखिरकार अंबेडकर को फॉलो करने वाले लोग कौन हैं और अंबेडकर किसके हैं? बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं या दलितों के हैं? आइए मैं पैनल से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ शिव सिंह भारती हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ शरद शरण जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरे साथ गौतम राणी सागर हैं, जो कि अंबेडकर समर्थक हैं, उनकी नीतियों को, उनके विचारों को बेहतर तरीके से वो प्रोग्राम के दौरान रखेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि दलितों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है, संविधान की इज्जत विपक्ष के नेता नहीं करते, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। हिसार में जब पीएम बोल रहे थे शिव सिंह भारती जी, तो इस बयान से तमाम जो विपक्षी दल हैं वो उनको नागवार लगा है, उन्होंने इसकी निंदा की है। शिव सिंह भारती, इसमें किससे निंदा कर दी? भारतीय जनता पार्टी अभी देखिए, अभी चुनाव होकर गया, लोकसभा का चुनाव जी, उस चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रतीक स्वरूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बनाकर और उनके नाम पर वोट मांगने का काम कर रही है जी। तो आप वोट की राजनीति करने के लिए, वोट पाने के लिए आपके सत्ता गुजर जाएंगे। और जब सम्मान की बात आती है तो उनके नेता कहते हैं कि जो एक स्टैचू खड़ा है वो स्टैचू उंगली करता है, और उनको भूमाफिया तक बता दिया कि जिधर उंगली कर रहे हैं वो प्लाट हमारा है और आगे भी हमारा होगा। तो इस तरह की भद्दी टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के समर्थक बने फिरते, जिनके लोग कटौस भाग्या करते थे स्टैचू पे, ऐसी तमाम घटनाएं हुई जिनमें काफी लोग से कार्रवाई नहीं होती थी कि सरकारों में। तो ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी, इनका पूछिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये कब बाबा साहब के सम्मान में कोई इनका कोई अभियान चलता हो, कोई कार्यक्रम चलता हो कि उनको सम्मान देने के लिए, कभी भी इस तरह का उन्होंने कुछ किया हो? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उनके जो 6 दिसंबर है सामाजिक समरसता दिवस के रूप में हमेशा से मनाती है। हमारे राष्ट्रीय इच्छा कार्यक्रम है, उसके एक भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर एक कार्यक्रम हम परस्पर चलता है। तो एक किस रूप में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर वोट मांगने के लिए, उनके समर्थकों को भ्रमित करने के लिए बहुत अच्छी समझती है। ठीक है शरद जी, ओवर टू यू। बीजेपी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहती है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीतिक अनुषांगिक संगठन है। तो मैं पिछले 100 साल का इतिहास बता दूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, कि एक राजेंद्र सिंह रज्जू भैया को छोड़ के जी, इनके सारे मुखिया एक जाति विशेष के थे, और जाति विशेष में भी एक पर्टिकुलर सब सेक्ट होता है उसके थे। पिछले 100 साल के इतिहास में किसी भी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक या महिला को इन्होंने ना सर संघचालक बनाया है, ना जिसको हम आम भाषा में महासचिव कहते हैं तो कार्यकारी पालक बनाया। और अटल बिहारी जी ने तो जो झगड़े हुए थे उसके ऊपर बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था कि हमने एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल के फेंक दिया और फिर दूसरा कांटा दूसरी तरफ फेंक दिया जी। तो जिनके मूल्यों में गोडसे हों और जिनके मूल्यों में सावरकर हों, और जो बंच ऑफ थॉट जैसी किताबों को लेकर के घूमते हों, और 2000 साल की जाति की जो व्यवस्थाएं हैं, और ईवीएम मशीन के बाद वर्तमान में जातिवाद वोटों करण और संख्या निकालते हैं, तो जो लगातार साल से तभी शोषण करते आ रहे हैं जी, और आज की तारीख में वो लगातार बाबा साहेब और संविधान को याद कर रहे हैं जी। तो हमारे पीडीए आंदोलन की सबसे बड़ा परसेप्शन की जीत तो यही है कि अब शोषकों के मुंह से हम शोषितों के नायक सुन रहे हैं, और वो लगातार तड़प तड़प के कह रहे हैं कि बाबा साहब हमारे हैं, संविधान हमारा है। जो सेंगोल से देश को चलाना चाहते थे, अब पूरे दिन संविधान संविधान रटते हैं जी। हम कम से कम यही चाहते थे कि इनको संविधान और लोकतंत्र की राह पे ले आए। तो अब भारतीय जनता पार्टी वहां खड़ी हो गई है जी।
और बड़े वक्त में इस देश में जब भी कोई राजनीतिक सामाजिक कोई भी बदलाव होंगे जी चाहे वो संसद से हो चाहे प्रशासनिक और शासनीय स्तर से हो जी अब संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों से होंगे और पीडीए के लिए होंगे। ये आम जनमानस ने इस देश में तय कर लिया है। और अगर किसी राजनीतिक दल को इस देश में रहना है, प्रासंगिक रहना है, तो बाबा और संविधान दिन भर रटना पड़ेगा और रात में सोते पे भी रटना पड़ेगा। ठीक है शरद जी, जवाब लेते हैं। बहुत कामयाब हुए। ठीक है शरद जी, जवाब दे। शिव सिंह भारती, जवाब दीजिए। देखिए, हमारी वैचारिक पाठशाला क्या है ये सब जानते हैं। उसके बाद भी इन्होंने संघ पर जाकर ये बोले जाते संघ पर। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी दे रहे हैं। और ये बात है कि इनकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, ये बता सकते हैं कि आगे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ये खुद बन पाएंगे या कि समाज से बनेगा, क्या बनेगा? तो किसी की संगठन की क्या व्यवस्था है, आप उस पर जाके वहां कहीं कोई किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं है। और जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी को लेकर कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 2 बार राष्ट्रपति चुनने का मौका मिला। किसको? 3 बार। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम को, दूसरी बार अम्मा कोविंद जी को, तीसरी बार द्रौपदी मुर्मू जी को। जी, मुस्लिम, दलित और आदिवासी। तो इस तरह से भ्रमित करने का काम है। कहिए कौन कैसे देश को चलाना चाहता है, कौन कैसे प्रदेश को चलाना चाहता है, हम सभी ने अपनी आंखों से देखा है। आप भी सत्ता में रहे हैं, आपके सत्ता में रहते हुए कितनी बार दलितों पर अत्याचार हुए। मैंने तो कहा बेटा काले कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर वहां पर पटका लगाई गई और उसके बाद आप लोग गए वहां पर पटका को निकाल के फेंका और उसको तोड़ो पैरों कुचलने का काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, दोबारा उसको वहां पर प्रतिष्ठापित किया। तो आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? जब आप आरोप लगाए तो अपने गिरेबान में भी झांके कि आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का किस प्रकार से सम्मान किया। आज अगर इस बहस को इस तरफ आप ले जाना चाहते हैं तो अपने द्वारा किए गए तथ्यों को भी तो रखिए। आपने अपनी सरकार में रहते किस प्रकार का कुछ रचा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। आपके नेता आज घाट कहते थे, लेकिन आप वो बातें नहीं करेंगे क्योंकि आप सत्ता में आएंगे फिर से वही करेंगे। पीढ़ी आपका एक चुकी सहारा है। आप पहली बार आप चुनाव लड़ने गए, आपको सरकार से सफलता मिली, आप लगता है कि पीढ़ी कैसे छोड़ दे, लेकिन आप राजद जी अभी भी कंफ्यूजन में है। वो कभी ऐसे कहते अगड़ा है, कभी कहते संख्या के, और उसके बाद चुनाव आता है तो कह रहे पीडीए में तो उसका मतलब ही बदल देते। और उसके बाद जैसे ही पीडीए से आप जीत को दुआए, लेकिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाना हुआ तो आपने किसको बनाया? वो आपका जिसको ही बनाया, लेकिन आप मैसेज देने का काम करते, किसी दलित नेता को आप बनाते थे, क्यों बनाया आप? ठीक है, शरद जी से जवाब लेते हैं। गौतम नारायण, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे 2 मिनट और दीजिएगा। जी शरद जी, ओवर टू यू। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जी, उन्होंने अपने मुंह से तो नहीं कहा, लेकिन उनकी मन और मर्म की भाषा मैं समझ गया हूं। जी, वो शायद ये कहना चाहते हैं कि अगले संघ चालक संघ के कोई दलित समाज से आएंगे और अगले भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो किसी आदिवासी समाज से आएंगे और अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से कोई मुस्लिम समाज से आएंगे। मैं इस बात की और इस मर्म की पूरी समर्थन करता हूं, इनकी सोच की। जी, लेकिन समस्या क्या है कि हमारे प्रवक्ता साथी तो बहुत मन से साफ हैं और इस तरीके के इरादे रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी भी सवर्ण वर्ग से आते थे जी, और जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो उन्होंने अपनी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल कराया था। तो देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो सवर्ण के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं और सरकार 5 साल काम खत्म करती है तब वो पिछड़े हो चुके होते हैं। ऐसे पिछड़ों का हम क्या करेंगे जो सवर्णों के घर में पैदा होके एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हैं और छद्म पिछड़ा बनके पिछड़ों की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत छोटा संगठन है। ये लोग कहते हैं कि जो संघ है वो इनका पितृ संगठन है। तो मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति आप बना रहे हैं किसी आदिवासी महिला को, अच्छी बात है। काश आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघ चालक किसी आदिवासी महिला को बनाए, पूरा देश आपकी तारीफ करेगा। लेकिन इनकी यही बात हमें अच्छी लगती है कि ये बिल्कुल हाथी की तरह चबाने के दांत और दिखाने के दांत और रखते हैं। इनसे जब भी वर्तमान में 8.5 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार जी और 11 साल की दिल्ली की सरकार में दलितों के उत्थान पे सवाल करते हैं तो ये इतिहास में 500 साल पीछे अकबर पे जाके रुकते हैं। लेकिन गली गली जिस तरीके से दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा।
इन्हीं के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक छात्र है शिवम सोनकर, बनारस में बीएचयू के गेट पे 10 दिन जमीन पे बैठा रहा जी, मेरिट में तीसरे नंबर पे आया जी, दूसरे नंबर पे आया, 3 स्थान रिक्त थे, एडमिशन नहीं दिया। इनके अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जमीन पे बैठ के प्रदर्शन ठीक है किया शरद जी, है मैं लौटूंगा, और उसको एडमिशन मैं दिलाया लौटूंगा। है। शिव सिंह, हम मैं आपके इनके पास आ लिए रहा हूं, लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन गौतम राणे बहुत देर से चुप है और डिबेट सुन रहे हैं। गौतम जी, मेरा एक सवाल आपसे था, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, हम डॉक्टर अंबेडकर की बात ये सारी पार्टियां करती हैं, क्या उनकी नीतियां, उनका मर्म और जो उनका काम करने का सलीका तरीका था, क्या इन पार्टियों में आपको दिखता है या सिर्फ वोटों की गणित हो रही है? इस बात को समझने के लिए हमें बड़ी बारीकी से समझने की जरूरत पड़ेगी जी, कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो ड्राफ्टिंग की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जी, तो क्या व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चल रहा है? अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार व्यवस्था चल रही है जी, तो हम ये संतुष्टि व्यक्त कर सकते हैं कि व्यवस्था ठीक चल रही है। अब पैमाना ये लगता है कि कैसे हम मापे। हमारे यहाँ जो पब्लिक सर्वेंट है, जिसने अपने आप को ब्यूरोक्रेट बना लिया है, या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, कार्यपालिका है, कार्यपालिका ने, लेजिस्लेटिव ने इन एग्जीक्यूटिव को जी, और खासतौर से जुडिशरी से साठ गांठ करके कोई नई तरीके चला दिया। जी, अगर बीजेपी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बहुत अच्छी तरीके से सम्मान देती है, तो प्रश्न ये उठता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं एजुकेशन इज पावरफुल वेपन। अब सवाल ये उठता है कि एजुकेशन इज पावरफुल वेपन, तो बीजेपी के पीरियड में कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुले, जी, कितने आईआईएम खुले, कितने आईआईटी खुले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलने के परमिशन दे दिया, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज छूट दे दी, लेकिन क्या उसमें जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, क्या उनके रिजर्वेशन का प्रोविजन है? यदि नहीं है तो ये एक साजिश है उनको वंचित करने की। अगर उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 6740 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सीट है जी, उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कोई रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है, फीस में कोई सब्सिडी नहीं है, जवाब ले लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं करती। गौतम राणे जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। हाँ, बस ठीक है, बोलिए, ऐसी स्थिति में अगर ये चीजें नहीं है जी, तो कोई गवर्नमेंट अपना सीना ये ठोक करके कहे कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करते हैं, तो हमें लगता है इस मोकरी के अलावा इसे कुछ दूसरा नहीं समझा पॉइंट टेकन गौतम राणे जी। आप शिव सिंह जवाब दीजिए, क्या सिर्फ दिखावा हो रहा है? देखिए, मोदी जी ने 2014 से हर दिन 2 बड़े इंस्टीट्यूट खोले जी, इसमें कि फॉरेंसिक विश्वविद्यालय और रेल। जहां तक इन प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस के समय से चल रहा है। कांग्रेस के समय भी प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ था और उसका उस समय भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी निरंतर चलता रहा। तब ये सारी चीजें राणा जी ने कही। गलत बयानियों वाले जो बयान गौतम राणे उनको पूरा करने दीजिए। गौतम राणे, लेट हिम फिनिश, आई विल कम टू यू, मैं आपके पास आ रहा हूं, कंटिन्यू। ये जो व्यवस्था है, ये जो प्राइवेटाइजेशन की व्यवस्था है, ये व्यवस्था भी निरंतर चल रही है, बहुत समय से चल रही है। और जहां तक इन्होंने कहा ना कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था है, होनी चाहिए, तो उस पर तो बहुत समय से चर्चा चल रही है। कांग्रेस के समय भी ये था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। और ये कांग्रेस के समय में भी चल रहा था कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था लागू हो। अब जहां तक सरकारी संस्थाएं, वो तो जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कोई छेड़ा थोड़े नहीं गया। उस व्यवस्था में जैसे अभी इन्होंने एक विश्वविद्यालय का जो दिया, उसका प्रकरण दूसरे प्रकार का था और वो दूसरी राह पर उसको ले गए, और उसमें समाजवादी पार्टी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नाम दे दिया, जबकि उनको पूरी घटना की जानकारी भी नहीं है। और मैं जहां तक कह रहा हूं कि दलित समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू से, पहले दिन से प्रतिबद्ध है। कहीं किसी का आरक्षण नहीं माना जा रहा। देखिए, SC/ST एक्ट भी जो है वह कमजोर करने का प्रयास किया गया था, और उस पर माननीय मोदी जी ने उसको
फिर से और कड़े कानून बनाकर उसको मजबूती प्रदान करने की बात कही है और उसको किया भी है। दूसरी बात, सामाजिक सद्भाव से चीजों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार सामाजिक सद्भाव से चीजों खत्म हो, अनटचेबिलिटी खत्म हो, जातिवाद का भेद खत्म हो, इस कारण माननीय मोदी जी समय समय पर उन्होंने मैसेज दिए। उन्होंने दलित समाज के सफाई कर्मचारियों के पैर तक धोने का काम किया, किस प्रधानमंत्री ने किया? शरद जी मुस्कुरा रहे, शरद जी मुस्कुरा रहे, मैं आ रहा हूँ शरद जी आपके पास आ रहा हूँ। ये चीजें जाएंगी, अपने आप ये चीजें जाएंगी, अपने आप चीजें सही होंगी। आप जब कहते हैं ना कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, तो मैं ये व्यक्तिगत मानता हूं कि अगर इस प्रकार के सारे दिन अगर मैसेज देने का काम करेंगे, लेकिन यहाँ तो कटुता फैलाई जाती है। या तो कोई कहता है पिछड़ों की बात करिए, कोई कहता है इनकी बात करिए, उनकी बात करिए, सामाजिक सद्भाव की बात कोई नहीं करता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शरद जी आप मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से। एक दौर था जब हम दूरदर्शन पे 1-1.5 घंटे में पूरे समाचार शाम को देखते थे जी, और 8:30-9 बजे लाइट बंद करके सो जाते थे। ये सोशल मीडिया का दौर है। वहां पे ट्रंप बयान देते हैं, यहाँ 15 सेकंड के बाद लाइव हो जाता है जी। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हमारे आसपास जो भी शासन प्रशासन में जहां भी जैसा हस्तक्षेप होता है, गांव मोबाइल के माध्यम से पहुंचता है। मोबाइल की कनेक्टिविटी और रीच इतनी ज्यादा है हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान का जनमानस जानता है कि शिक्षा तंत्र में कहीं पे भी कोई वाइस चांसलर हो, प्रोफेसर हो और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उसका सिलेक्शन जब तक संघ का जो विभाग शिक्षा तंत्र को नहीं देखता है, जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होता है। मैं आपको एक बहुत छोटा प्रचलित उदाहरण बताता हूं जी, बताएं। बांद्रा विश्वविद्यालय में 12 टीचर्स का सिलेक्शन हुआ जी। 12 के 12 एक जाति विशेष से सेलेक्ट हुए हैं, जिसको सुशोभित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं जी। उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी दलित सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आपको नहीं मिलेगा जी। कोई भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में दलित नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप जिलाधिकारी, एसपी और किसी थाने का दरोगा भी ढूंढने जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी की जाति के मिल जाएंगे। जिस तरीके से घोर सामंतवाद और जातिवाद का दखल शिक्षा तंत्र में खास तौर से और पुलिसिया और शासनिक प्रशासन के तंत्र में भारतीय जनता पार्टी में है, ये पीडीए का समाज सिर्फ देख ही नहीं रहा है, रोज का रोज 24/7 सफर कर रहा है, उसको भुगत रहा है। इसीलिए जनमानस अंदर से बहुत मजबूत है। और हमारे जो साथी, वरिष्ठ साथी राणे साहब ने बोला है, वो बहुत सही बात बोली है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जी कि आखिरी अभिभाषण में अंबेडकर साहब ने बोला था कि ये संविधान तो बहुत अच्छा बनाया गया है जी, लेकिन इस संविधान की ताकत इससे तय होगी कि इस संविधान को लागू किस सोच से किया जाता है। आज चेंगोल से देश चलाने वाले संविधान से चलाना नहीं चाहते। ये दलित साथियों के वोट के लिए संविधान बोल रहे हैं, लेकिन मोबाइल ने और गांव-गांव के दलित बच्चों ने ये देख लिया है कि ये राजतंत्र और मनु बाबा के विधान से देश को चलाना चाहते हैं। तो हम लोग संविधान से चलाना भूल जाइए। हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं वर्तमान में। जब हम इसे बचा लेंगे और पीडीए समर्थक सत्ता में आएंगे, तब जाकर कहीं शिक्षा तंत्र में सही न्याय होगा। ठीक है, रोजगार में सही न्याय हो पाएगा। ठीक है शरद भाई। गौतम राणे, मेरा सवाल आपसे यही है, क्या देश अभी संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है? बीजेपी नहीं चला पा रही है? देखिए, मेरे पास मुझे लगता है कि आपके पास कितना समय है कितना नहीं है, ये बेहतर आप जानते होंगे। लेकिन जिस तरह से ये झूठ का प्रलाप यहाँ चलेगा, तो मेरे ख्याल से संभवतः ऐसी मीटिंगों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, मैं आपको दे रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं। गौतम राणे बताएं। जिस साथी को ये ना मालूम हो कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के जी, तो एजुकेशन पॉलिसी डिसाइड करने के लिए उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की। उस कमेटी के चेयरमैन थे आद गोदरेज, वाइस चेयरमैन थे अनिल अंबानी, और उसी कमेटी ने ये पहली बार रिकमेंड किया था धीरू भाई अंबानी के नाम पे, जो कच्छ में विश्वविद्यालय खुला, पहला प्राइवेट विश्वविद्यालय खुला जी, वो उसी आधार पे खुला था। तो जिस साथी को ये भी न पता हो, ये भी जानकारी न हो, और वो देश के सामने इस तरह से झूठ फैलाए, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से आपका जो
एक महत्वपूर्ण चैनल है और रेप्यूटेड चैनल है, बचना चाहिए। इस तरह से झूठ नहीं फैला। हाँ, ये सच है कि संविधान के आधार पे इस देश की व्यवस्था नहीं चल रही है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। गौतम राणे ये भी सच है जी, प्लीज 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 बोलिए बोलिए। ये भी सच है कि जब ये कहा जाता है शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड की जो बात है, जब भी ये कहा जाता है कि जब भी इनके महापुरुषों का कोई तारीफ करने लग जाए, दुश्मन स्वभाव का व्यक्ति तारीफ करने लग जाए, तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज कुछ ज्यादा ही खतरनाक लोग हो गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ सारी व्यवस्थाएं चला रहे हैं। ठीक है गौतम राणे, पॉइंट टेकन। सबके अपने अपने सच और सबके अपने अपने झूठ होते हैं। शिव सिंह, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप जवाब दीजिए गौतम राणे ने जो आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप बीजेपी पर। देखिए, किसी भी तरह का एक परसेप्शन बना लेना कि फला जो दल है या फला जो लोग, फला व्यक्ति बैठे हैं और उनसे हमारा कुछ होने वाला नहीं। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, तो निश्चित रूप से मानिए कि अभी जो हमारे प्रवक्ता ने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान तो बहुत अच्छा बना है, उसको लागू करने का काम जो है अगर सरकारें ठीक से नहीं कर पाएंगी तो इसको बनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ये मैं बात बिल्कुल मानता हूं, लेकिन ये ऐसा कौन है भाई? कांग्रेस भी सरकार में रही है और सारे लोग राज्यों में भी और लोगों की सरकारें रही हैं, सबने अपने तरीके से काम किया है। लेकिन आपका एजेंडा क्या है? आपका एजेंडा सेट क्या है? आप किस आधार पर देश को चलाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक कोई ऐसा ये कार्य बता दे जो असंवैधानिक हो। सिर्फ झूठ फैलाने से हो जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अभी जैसे राणे जी ने कहा कि झूठ फैला रहा है, मैं झूठ कह रहा हूं। किन लोगों की भागीदारी थी, कौन लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में इसको लाएंगे, ये सारा देश जाता है आधार पर। और इस तरह से बोल देना कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा प्रकरण आपको लगा जिससे लग रहा है कि ये असंवैधानिक हो गया? जबकि आप देखिए, कांग्रेस सत्ता में थी, ये इमरजेंसी लगाई थी, संवैधानिक थी, असंवैधानिक थी जी। लेकिन आप उनके साथ जाके बैठ जाते हैं, आप सरकार बनाते हैं, उनका समर्थन करते हैं ऐसे लोगों के साथ जो संविधान का गला घोटने का जिन्होंने काम किया जी। तो इस तरह से बोल देगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही, मुझे लगता है मैं इस बात से इनकी सहमत नहीं। ठीक है, शरद जवाब दीजिए। देखिए, मैं फौजी हूं तो मैं अपने अनुभव से आप एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं। जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया और वहां पे समारोह किया गया श्रीनगर में, जिसमें एक को वहां पे किया गया। पूरे देश में इसकी खास तौर से कुछ बहुत प्रसिद्ध की और एक हफ्ते के बाद आतंकवादियों ने इसी चैनल में दिखाया। 370 हटाने का सबसे बड़ा मकसद था देश के बाहर के राज्यों 370 के हटाने की वजह से जम्मू कश्मीर में जमीन लेके वहां पे बस सके। मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अधिनियम पास करके यह आदेश पारित कराया कि उत्तराखंड के बाहर कोई व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता है। तो मेरा सवाल है अपने भाई से कि आपने 370 जम्मू कश्मीर से हटा उत्तराखंड में क्यों लागू कर दिया है? यह संविधान के खिलाफ नहीं है, क्योंकि आप उदाहरण मांगे थे तो मैंने आप उदाहरण दिया जी। ठीक है, शिव सिंह जवाब दीजिए। देखिए, उत्तराखंड का विषय, आप उत्तराखंड की जिस प्रकार की स्थिति थी वहां की सरकार का अपना निर्णय है कि बाहर के लोग अभी वो चूंकि पहाड़ एरिया है, उसको व्यवसायिक बनाने के लिए उसको व्यवसायिक ना हो, इसी वहां की सरकार ने उसको लागू करने का काम किया। जिस तरह से वहां पहाड़ी एरिया को जो नुकसान पाया जा रहा था, उसको धारा 370 से कंपेयर कर सकते हैं। वहां पर धारा 370 लागू थी तो कितना बड़ा वहां का वाल्मीकि समाज है जिसके लिए सिर्फ सफाई का काम कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में वो नहीं आता है। अगर धारा 370 हटी है तो एक बड़ा जाति वर्ग जो सिर्फ सफाई का काम करने के लिए वहां पर था, सफाई के अलावा उसको दूसरा काम नहीं करने दिया जा सकता था। तो अगर ऐसा उत्तराखंड में कहा हो गया तो 70 को आप अगर किसी और से कंपेयर करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बड़ी समस्या बात करते हैं, तो आप उसकी भी बात करिए जी। उसको 370 हटने के बाद कम से कम हुआ तो शिक्षा करने के बाद किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में जाके नौकरी पा पाएगा और सफाई के अलावा भी कोई कार्य वो करेगा। आ रहा हूं शरद, आ रहा हूं जी, बस जस्ट गिव मी 30 सेकंड। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, बोलिए। देखिए, ऐसा है, मैं फौज से आया हूं तो मैं अपने अनुभव का पूरा सदुपयोग जनमानस के लिए करना चाहूंगा आपके पटल पे जी। मैंने 3 टेन्योर जेएनके में किए हैं और मैं एक इन्फेंट्री सोल्जर हूं, तो आप समझ सकते हैं मैंने कैसे ऑपरेशन किए होंगे। अभी थोड़े दिन पहले लगातार आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर भी 90% माउंटेनियस एरिया है जो ये उत्तराखंड का पैरामीटर बता रहे हैं, और लद्दाख में हजारों एकड़ जमीनें इंडस्ट्रियलिस्ट को दी गई हैं। और कौन इंडस्ट्रियलिस्ट को दी गई है आपको पता है? और वो जो 3 इडियट्स मूवी जिस नायक के नाम पे बनाई गई थी, वो लगातार वहां पे महीनों प्रदर्शन करता रहा
और वो दिल्ली तक आया और उसको भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार किया, लेकिन लद्दाख के लोगों की जमीनों पे कब्जा किया 370 हटा के, तो उसको कैसे मिसयूज किया उसका भी उदाहरण दे रहा हूं आपको। यही मैं कहना चाहता था। जी ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता बोलें, शीर्ष सिंह बोलें। जी, जिस तरह की बातें शरद जी कह रहे हैं सामने जनमानस के कि आप लोगों ने लेह लद्दाख में जमीनें इंडस्ट्रियलिस्ट को दी, कारोबारियों को दी, और आप बात उत्तराखंड का एग्जाम्पल दे रहे हैं। नहीं देखिए, लद्दाख का जो एरिया था वहां मैंने इंडस्ट्री बात नहीं की, वहां पर इंडस्ट्री कहीं भी किसी भी राज्य में खड़ी की जा सकती है। मैं व्यवसाय की बात करूं कि जिस तरह से वहां पर माउंटेन एरिया में जाके और लोग निर्माण करने का काम कर रहे थे, लद्दाख की जो जमीन है वहां पर इंडस्ट्री खड़ी हो सकी, इंडस्ट्री में और सामान का जो निर्माण होता है जहां पर घनी हवा बसाने का काम किया जा रहा था, तो दोनों में बहुत अंतर है। मुझे लगता है, मुझे साथी मित्र हैं अपने अनुभव का लाभ दे रहे हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि इससे इतना बड़ा तथ्य छुपा रहे हैं कि इंडस्ट्री में और सामान्य व्यवसायीकरण में उनको तो मुझे लगता है समझ में आना चाहिए। ठीक है गौतम ने जी ठीक है गौतम ने लास्ट 2 मिनट बस बचे, पीसीआर मुझे क्लोजिंग के लिए कह रहा है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि बीजेपी ने अंबेडकर साहब को फॉलो नहीं किया, संविधान ठीक से नहीं वो सुचारू रूप से लागू कर पाए, लेकिन क्या कांग्रेस के रेजिम में आप जिस तरह से कामकाज हुए क्या आप सेटिस्फाई हैं? क्या कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर की हर नियम कायदे को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्रियान्वयन उसका किया है? आपको लगता है अगर बीजेपी नहीं कर पा रही है तो? आपको आवाज आ रही है मेरी? Am I audible to you, गौतम जी? बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैंने सवाल ये पूछा कि क्या कांग्रेस के रेजिम में सब कुछ ठीक था अगर बीजेपी के रेजिम में ठीक नहीं है? देखिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी जी, जो भी रूल कर रहे हैं उनकी मानसिकता में कोई डिफरेंसेस नहीं है जी। अगर कांग्रेस ने बस ये किया कि पोलाइटली इनका एक्सप्लॉइटेशन किया और बीजेपी रूडली एक्सप्लॉइटेशन कर रही, बस इतना बेसिक डिफरेंस है, जो उससे ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। और कांग्रेस में ये जरूर है कि रिजर्वेशन के आधार पे जो काम किया और खासतौर से इंदिरा जी के पीरियड में जो काम हुआ उसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन में का लाभ काफी हद तक मिला। और आज आपको पूरे देश में जो दिखाई है वो इंदिरा जी का जो गोल्ड लिया गया था उसकी वजह से लिया गया है। और आज रिजर्वेशन का तो सत्यानाश ही मार दिया गया। आप ये देखिए कि नॉन फाउंड एलिजिबिलिटी जी, तो इस तरह का करके पूरी तरह से उनको गायब कर दिया गया है। तो बीजेपी पूरी तरह से सीधे आकर के गला दबा रही है, कांग्रेस पीछे से दबाने की कोशिश करती थी, गले में हाथ डाल करके दबाने की कोशिश करती थी, बस इतना सा अंतर है दोनों। चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिव सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप डिबेट में आए। शरद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और गौतम राणे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के रेजिम में जो कि एक्सपर्ट है, अंबेडकर समर्थक है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी बेहतर तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है, कांग्रेस ने थोड़ा बेहतर काम किया था। यार रुक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद 8 बजे लेकर आ रहे हैं तमाम बड़ी खबरें पूरे अपडेट के साथ। कहीं जाएगा नहीं, छोटा सा ब्रेक ले रहे, जल्द लौटते हैं।